निर्गुण भक्ति काव्य धारा के सबसे अधिक शिक्षित एवं विद्वान संत कवि संत सुंदर दास के बारे में यहां हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने आदिकाल पर संपूर्ण चर्चा कर ली है। इस समय हम भक्ति काल कर रहे हैं और इस पर भी हमने ठीक ठाक चर्चा अभी तक कर ली है। इस समय हम भक्ति काल के निर्गुण संत कवियों को देख रहे हैं, जिसमें हमने कबीर, रैदास, नानक आदि कई महत्वपूर्ण कवियों को देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग संत सुंदर दास के बारे में जानेंगे। तो निर्गुण भक्त कवियों में सबसे अधिक सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ संत सुंदर दास का जन्म सन 1596 ईस्वी में जयपुर के देवसा नामक स्थान पर हुआ था। देवसा जो जयपुर की पुरानी राजधानी थी, जयपुर राज्य की जो पुरानी राजधानी थी देवसा, वहीं पर इनका 1596 ईस्वी में जन्म हुआ था। संवत में अगर बात करें तो 1653 विक्रम को इनका जन्म हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में ये संत सुंदर दास दादू के शिष्य बन गए। कौन दादू थे? वही दादू दयाल जिन पर हमने इससे पहले चर्चा की थी। दादू की मृत्यु के बाद संत जगजीवन राम के साथ 10 वर्ष की अवस्था में ये काशी चले गए और वहां 30 वर्ष की आयु तक अध्ययन किया और विद्वता प्राप्त की। इन्हें देशाटन अर्थात भ्रमण करना बहुत अधिक पसंद था। लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा इन्होंने की और अपनी यात्रा के दौरान ये रचनाएं किया करते थे और दादू मत का प्रचार किया करते थे। सुंदरदास श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी थे, यानी कि वो श्रृंगारी रचनाओं के समर्थक नहीं थे बल्कि विरोध करते थे। उन्होंने लगभग 42 ग्रंथों की रचना की, जिसमें सुंदर विलास इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। यानी कि कौन सी रचना? सुंदर विलास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज की रीति, नीति तथा भक्ति, यानी जो सामाजिक रीतियां थी, सामाजिक नीतियां थी, समाज में जो भक्ति भावना थी, उन पर इन्होंने कई विनोदपूर्ण युक्तियां कही। यानी कि उनका मजाक उड़ाया, उल्लसित कर देने वाली पंक्तियां कही कि इंसान हंस पड़े, इस तरीके की पंक्तियां इन्होंने उस पर कही। निर्गुण संत काव्य धारा में एक प्रकार की अनगढ़ता मिलती है, यानी कि वह अनगढ़ काव्य है। इस काव्य धारा की कविता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, लेकिन सुंदर दास की कविताओं में ऐसा नहीं है। उनकी कविताओं में हमें शास्त्रीय अनुशासन देखने को मिलता है। जो काव्यात्मक अनुशासन है उनकी रचनाओं में विद्यमान है। उन्होंने कविता के लिए छंद और अलंकारों का कुशल प्रयोग किया है। छंद और अलंकारों का प्रयोग भी मिलता है इनके यहाँ। इन्होंने निर्गुण सगुण विवाद को तार्किक रूप से रखा और लोक जीवन की रूढ़ियों का ये विरोध करते हुए नजर नहीं आते हैं। यानी जो लोक जीवन में रूढ़ियां विद्यमान है उसका विरोध इन्होंने कतई नहीं किया और इन्होंने निर्गुण सगुण के विवाद को तार्किक रूप में परखा और सगुण ब्रह्म को भी ये स्वीकृति प्रदान करते हैं, उसको भी मान्यता देते हैं। और इनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य शास्त्रीय बंधन में बंधने को तैयार है। और शास्त्रीय बंधनों में क्यों बंध रहा है? क्योंकि ये शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे, इसीलिए इनके काव्य में हमें शास्त्रीयता देखने को मिलती है। जैसे कुछ पंक्तियां देखें। गेह तजो अरु नेह तजो पुनि खेह लगाई के देह सवारी, मेह सहे शीत सहे तन धूप सबय जो पंचागिनी बारी, भूख सही रही रूख तरे पर सुंदर दास सबय दुख भारी, दासन छाड़ के कासन ऊपर आसन मार्यो पर आस न मारी। देखिए कि दासन छाड़ के कासन ऊपर आसन मार्यो तय आस न मारी, यानी कि उस पे आसन मार लिया लेकिन आस को नहीं मरने दिया है। जो इंसान की आशा है उसको नहीं मरने दिया है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात की, निर्गुण भक्त कवि होते हुए भी इन्होंने सगुण ईश्वर को मान्यता प्रदान की। और आगे जब हम बात करते हैं इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा जो है वो मूलतः राजस्थानी है, जिसमें गुजराती, सिंधी, पंजाबी और फारसी आदि का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये फारसी के बहुत अच्छे विद्वान थे, इन्हें फारसी बहुत अच्छे तरीके से आती थी।
जहां निर्गुण संतों ने सिर्फ गे पदों और दोहों की रचना की, वहीं सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे। यानी कि सुंदरदास गे पद, दोहा, कवित्त, सवैया सब विधाओं में रचनाएं करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये संक्षेप में हमने इनके बारे में जाना और मुझे लगता है इतना आपके लिए पर्याप्त है अभी के लिए। और इनकी मृत्यु की बात करें, इनका स्वर्गवास कब हुआ, तो सन 1689 ईस्वी, संवत 1746 विक्रम को सांगानेर नामक स्थान पर इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार ये हमने जाना संत सुंदरदास के बारे में। इसी तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास की ये श्रृंखला चल रही है। इसमें आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन आपको शाम को 6 बजे एक वीडियो मिलेगा। और इसी तरीके से हिंदी व्याकरण की भी श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम हिंदी व्याकरण को एकदम बेसिक से एडवांस तक कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं। आप किसी भी स्तर पे हैं, आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये आगे जब हम बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण जो है इसके वीडियोस आपको बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार शाम को 6 बजे मिलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास का सोमवार, मंगलवार और बुधवार शाम को 6 बजे, और हिंदी व्याकरण का बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार शाम को 6 बजे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और इसी तरीके से इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 10 नए वर्ड्स देख रहे हैं। उसको भी आप ज्वाइन करिए और रोज के रोज 10 नए वर्ड सीखते चलिए, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको इंग्लिश पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स होती है उससे बहुत हेल्प मिलेगी। यानी कि ओवरऑल आपको जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी, आपकी वर्ड पावर बढ़ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिए, ताकि हमारी पहुंच उन तक बनती रहे और वे भी कुछ नया सीख सकें। धन्यवाद।